अब मैं पार्ट 3 में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको लिखवाने लगा हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस के, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के। फोर्थ ईयर के अंदर आप लोग सब पढ़ के आ चुके हैं कि इनकी पैथोलॉजीज क्या होती हैं। मैं पैथोलॉजीज की डिटेल में कतई नहीं जाऊंगा अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो। ठीक है। दूसरी चीज बचे ये कि मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंसेस ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखवाने की। डिफरेंसेस निकालने पे आऊँ तो शायद 1000 डिफरेंसेस बन जाएं, लेकिन जो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल हैं, जो मुझे याद हैं और जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को वो करवाऊंगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई डिफरेंसेस जो है वो मैं जंबल डप वे में बताता हूँ, मिक्स करके बताता हूँ, तो आप लोग अपनी हेडिंग्स में अच्छे से कंपोज कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले बच्चे ये देखें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की कॉज के बारे में हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चे कॉज की अगर बात की जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये इट इज एक्चुअली अ वियर एंड टेयर फिनोमेना, ये आपने याद रखना है। ठीक है। जो कि एज रिलेटेड खास तौर पे है, वेट रिलेटेड बहुत ज्यादा है और इसके अंदर ट्रॉमा की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, तो ये वेयर एंड टीयर फिनोमेना है। जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है बच्चे, ये आप लोग कह लें कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि यूजुअली ऐसे एज रिलेटेड नहीं है। ठीक है। उसके बाद बच्चे दूसरा डिफरेंस के ऊपर अगर आप आ जाएं तो हम लोग ये देखते हैं कि टिपिकल जॉइंट्स की कौन कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ JI, टिपिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। वो अभी तक हम लोग डिटेल के अंदर देख चुके हैं बच्चे, कि हमने डायग्राम भी वो देखी थी, पिक्चर भी देखी थी। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को लिखवा दूं कि लार्जर जो जॉइंट्स होते हैं आपके, खास तौर पे जो आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, इनकी कॉमनली इन्वॉल्वमेंट होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। लेकिन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में बच्चे ये किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है, एनी जॉइंट। ठीक हो गया। दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट और आपका जो होता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इनकी टिपिकल इन्वॉल्वमेंट आपको मिलती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। मैं यहाँ पे बच्चे छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट। लेकिन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है बच्चे, यूजुअली इसके अंदर आपको मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट मिलती है और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट की, डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट की और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की, यानी कि थंब के जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट आपको रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं मिलती। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री के अंदर आपने ये याद रखना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है यूजुअली एसिमेट्रिक होता है। ठीक है। एसिमेट्रिक प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको सिनेरियोस के अंदर अक्सर ये दिया जाता है, एक बंदे का राइट साइड का रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, लेफ्ट साइड का नी जॉइंट इन्वॉल्व है, उसको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, उसे क्या है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको एक दिया जाए कि एक बंदे की बायलैटरल रिस्ट इन्वॉल्वमेंट है, बायलैटरल एंकल इन्वॉल्वमेंट है, तो आप लोग रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में सोचेंगे। उसके बाद बच्चे ये देखें कि ये टिपिकली या यूजुअली आप कह लें सिमेट्रिक होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस की बच्चे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो वो है सिम्टम्स। सिम्टम्स कौन कौन से प्रिडोमिनेट करते हैं बच्चे, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो पेन होता है वो प्रोलॉन्ग यूज के बाद ज्यादा होता है। ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिखें, बेसल लेवल पे भी पेन की अगर बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में टिपिकली पेन रहता ही रहता है पेशेंट को, लेकिन पेन जो होता है इट वर्सन्स आफ्टर एक्टिविटीज, प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज। ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, प्रोलॉन्ग एक्टिविटी वाला पॉइंट। जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है बच्चे, इसके अंदर पेशेंट को मतलब स्टिफनेस मिलती है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्टिफनेस मिलती है और वो इवन रेस्ट पे भी मिलती है। मैं यहाँ पे दो वर्ड्स लिख रहा हूँ, स्टिफनेस और डेप्थ, ये आपने याद रखना है। और सुबह उठने पे भी कैरेक्टरिस्टिकली उसको स्टिफनेस हो सकती है, पहला तोहफा उसको सुबह के वक्त ये मिलता है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें कि क्या बाकी सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बच्चे बाकी सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट यूजुअली नहीं होती, लेकिन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में तो होती है। ये आप लोगों को पता है कि खास तौर पे लंग्स की डिजीजेस जो होती हैं, और जैसे आप लोगों ने कैप्लान सिंड्रोम पढ़ा है, रियोमेटिक नोड्यूल्स उसके अंदर होती हैं, और हार्ट की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो आपको इसके अंदर मिल सकती है। उसके बाद अगर हम लोग जेंडर प्रीडिस्पोजिशन की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर कोई ऐसी बहुत खास तो नहीं इंसिडेंट पाया गया, लेकिन जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है इसका तकरीबन 2 टाइम्स इंसिडेंस पाया गया है फीमेल्स के अंदर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंसेस के ऊपर आए तो वो है
लैब वैल्यूज। तो बच्चे लैब वैल्यूज जो होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको कम ही डिस्टर्ब मिलती हैं। लैब वैल्यूज के अंदर आपको इतनी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं मिलती, लेकिन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अगर आपको बात की जाए तो रियोमेटिक फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, एंटी सीसीपी जो होती है एंटीबॉडीज सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड वाली वो पॉजिटिव हो सकती हैं, ईएसआर जो होता है बच्चे वो एलिवेट हो सकता है, सीआरपी जो होती है वो एलिवेट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक्सरे की फाइंडिंग्स की, मैं वो भी पहले डिटेल में बता चुका हूं कि दोनों के अंदर आपको जॉइंट स्पेस की नैरोइंग मिलेगी, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिकली मिलते हैं, जो कि आपको रियोमेटाइड के अंदर नहीं मिलते। साथ ही साथ सबकॉन्ड्रल सिस्ट्स मिलती हैं, या आप कह लें कि सबकॉन्ड्रल आपको स्क्लेरोसिस मिलता है। रियोमेटाइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर यूजुअली आपको एरोजन्स मिलती हैं बोनी, ठीक है, ऑस्टियोपीनिया मिलता है और जॉइंट स्पेस की नैरोइंग मिलती है, जो कि दोनों को कॉमन फीचर है दोनों का। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स की बात करें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, तो आपको जॉइंट के अंदर एफ्यूजन मिल सकती है, ठीक है, जॉइंट के अंदर आपको टेंडरनेस मिल सकती है, इसके अंदर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, वहां पे आपको नोड्स मिले तो उनको हम लोग कहते हैं बुशार्ड्स नोड्स, ठीक है, और अगर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की नोड्स मिले तो उनको हम लोग हेबर्डन्स नोड कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और बच्चे अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एफ्यूजन और टेंडरनेस जो है वो दोनों मिल सकती हैं, लेकिन ये ज्यादा कॉमनली एसोसिएटेड है रेडनेस के साथ, वार्मथ के साथ। जो आपका इन्वॉल्व जॉइंट होता है वो ऐसा अपेयर होता है जैसे गाउटी जॉइंट है, लेकिन पेशेंट को गाउट होता नहीं है अक्सर, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है वो मिल सकती है इसके अंदर, आप लोग प्लीज गूगल पर जाके देख लीजिएगा, अब वो मैंने उसका इमेज डाउनलोड नहीं किया हुआ। और इसके अलावा आपको बॉटनियर्स डिफॉर्मिटी भी मिल सकती है, ठीक है, बॉटनियरीज डिफॉर्मिटी, ये आपने दोनों तीनों जितने भी चारों मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये याद रखना है। उसके बाद बच्चे अब ये मैंने आप लोग को स्पेसिफिकली सिस्टेमिक वे में डिफरेंसेस करवा दिए हैं, कुछ और डिफरेंसेस ऐसे हैं जो कि रहते हैं लेकिन वो मैं आप लोगों को रैंडमली बताऊंगा, उनको भी अपने नोट्स के अंदर ऐड करते जाइएगा, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। सबसे पहले बच्चे बात ये कि इसके अंदर एज इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट यूजुअली 50 ईयर से ज्यादा होता है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस की जो फीमेल्स होती हैं वो यूजुअली 30 to 50 होती हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग ऑनसेट की स्पीड की बात करें तो जो ऑनसेट है वो यूजुअली रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर रैपिड होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर स्लो होता है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि मूवमेंट का क्या इफेक्ट है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस पे और ऑस्टियो पे, तो मूवमेंट जो होती है बच्चे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को वर्सन करती है और रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट अक्सर उससे बेहतर महसूस करते हैं। उसके बाद बच्चे अगर फर्दर बात की जाए ईएसआर वगैरह की तो हमने कर ही ली है, टेस्ट की भी बात हमने कर ली है। मैं एक सेकंड ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसा और पॉइंट है जो बताने वाला, इतने डिफरेंसेस जो हैं यही अब मुझे मिल रहे हैं। एक और चीज बच्चे ये देखिएगा कि जो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज होता है वो यूजुअली आपको मिलता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में वो एब्सेंट होता है, ठीक है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज ये आपने याद रखना है।